and Dr. Manjubala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota। तो कल हमने जूल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा कि सिस्टम की जो आंतरिक ऊर्जा है वो केवल टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है, आयतन के ऊपर निर्भर नहीं करती, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो। ये केवल आदर्श गैस के लिए ही पाया गया, वास्तविक गैसेस के लिए ये नहीं होता है। तो वास्तविक गैसेस के लिए इसका मान हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट के द्वारा ही निकालते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसमें हम इसकी परिभाषा देख लें कि कोई रुदोष्म अवस्था एडियाबेटिक में या यदि गैसों को एक सरंध्र डांट से होकर उच्च दाब से निर्वात या निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। यानी कि अगर हम एडियाबेटिक कंडीशन ले रहे हैं जिसमें ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और हम गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उसका प्रसार करवा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर में कमी आ जाती है, जिसको शीतलन प्रभाव कहते हैं। और यही हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, जूल थॉमसन इफेक्ट है। अब यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? चेंज इन प्रेशर के बराबर। और ये हाइड्रोजन और हीलियम में जब इसका मान देखा गया इस प्रभाव का, तो ये हाइड्रोजन में -80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और हीलियम के केस में -240 डिग्री सेंटीग्रेड से कम प्रदर्शित होता है। अब बच्चों, इसका कारण देखा गया कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ले जा रहे हैं गैस को, तो उसमें कूलिंग इफेक्ट शीतलन प्रभाव क्यों पाया गया। तो इसका हम रीज़न ढूंढते हैं कि जो काइनेटिक ऊर्जा है वो काइनेटिक ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। काइनेटिक ऊर्जा कम होने के कारण ही ये शीतलन प्रभाव हमको मिल रहा है, क्योंकि शुरू में जो है हाई प्रेशर है तो गैसेस के अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हमें पता है होते हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में है। अब जैसे वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस को कुछ ऊर्जा जो है उनको ख़त्म करती जाएगी, जिससे कि काइनेटिक ऊर्जा में कमी आ जाएगी और काइनेटिक ऊर्जा में कमी के कारण ही ये जो है शीतलन प्रभाव हमको मिलता है। अब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको समझना चाहें, जिसको कि हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि शुरू में जो गैस है उसका प्रेशर P1 है। बीच में हमने कोई भी हम सिस्टम डाल सकते हैं जिससे कि उसका प्रेशर हमको कम करना है, चाहे हम कोई छलनी डाल देंगे या जैसे कि हमने कहा सरंध्र डांट डाल देंगे या कोई हम वाल्व डाल देंगे, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मोटे पाइप से हम उसको पतले पाइप से जोड़ देते हैं तो प्रेशर जो है वो उसका कम हो जाता है लिक्विड का, जिस प्रकार से। तो उस प्रकार यहाँ पे भी हम गैसों के प्रेशर को कम करने के लिए कोई भी सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने एक वाल्व लगाया है, जिस वाल्व को अगर हमने बंद कर दिया तो गैसेस जो है वो अपने अपने चैम्बर्स में सेपरेट हो गई, और जैसे ही हम इसको वाल्व को धीरे धीरे खोलेंगे तो यहाँ से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसेस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जाने लग जाएंगे। तो यहाँ के जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं जब वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रूट तो है नहीं, तो उससे जो है प्रेशर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें हमको देखना क्या है कि एक तो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, कोई ऊष्मा में परिवर्तन नहीं है, और जब बाद में लास्ट में जाके प्रेशर जो है इक्वल हो जाएगा। पर अब जब ये प्रेशर में अंतर आया तो इस प्रेशर में जो अंतर आया इसको हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, यानी कि हम प्रेशर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। हर स्टेप पे हम प्रेशर को धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर अपन अगर ये जो हमने एक्सपेरिमेंट सेट किया इसको अगर हम एक ग्राफ से देखें, जिसमें कि हमने टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा है, तो हम कर क्या रहे हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस को हम भेज रहे हैं, तो उसमें एंथैल्पिक प्रोसेस आइसोएंथैल्पिक है। तो प्रेशर जब चेंज होता है तो टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होता है ये हमको देखना है। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम उल्टी डायरेक्शन में देखें कि यहाँ प्रेशर कम हो रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है तो आपका जो कर्व है वो रेज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। तो ये हीटिंग दिखा रहा है, ये यहाँ के जो कर्व्स हैं ये हीटिंग दिखा रहे हैं, यानी कि प्रेशर कम हुआ तो हीटिंग हुई।
फिर एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाता है। उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के ऊपर जो है वो ये हीटिंग जो है रुक जाती है, और उसके बाद अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कि शीतलन होता जा रहा है। तो ये जो प्रभाव हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर में परिवर्तन कर रहे हैं तो वो एक सीमा तक तो टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है और फिर वो डिक्रीज हो जाता है। इस इफेक्ट को ही हम जेटी इफेक्ट जो है बोलते हैं। अब यहाँ पर बच्चों ये स्लोप जो है, इसका ढाल जो है वो नेगेटिव होगी, और जो चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। हमारा जो म्यू जेटी इफेक्ट है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, तो इट इज लेस देन जीरो। और ये हम जो लाइंस हैं इनको इन्वर्जन लाइन कर्व्स बोलते हैं, इन पॉइंट्स को हम इन्वर्जन पॉइंट्स बोलते हैं। और यहाँ पर जहाँ कूलिंग प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पर आपका जो ढाल है वो प्लस हो गई, और यहाँ पर डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को, जो कि हम मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये मिनिमम इन्वर्जन टेम्परेचर बोल रहे हैं, ये कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर इसके बाद जो है ये वह टेम्परेचर है, इसके बाद आपको इन्वर्जन नहीं होगा, यहाँ पे आपको केवल हीटिंग ही आपको जो है मिल रही है, आपको उसमें वो नहीं मिलेगा, चेंज नहीं मिलेगा हीटिंग टू कूलिंग। तो इस प्रकार से हम मानते हैं कि इन्वर्जन पॉइंट्स हैं ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि हीटिंग टू कूलिंग कन्वर्ट हो रहा है, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम धीरे धीरे पूरे टाइम कर रहे हैं, जिससे कि इन्वर्जन पॉइंट के बाद थ्रॉटलिंग हम करेंगे तो टेम्परेचर जो है घटेगा। ये जो पॉइंट्स हैं इन्वर्जन पॉइंट्स, इनके बाद भी अगर हम प्रेशर को कम करते जा रहे हैं, थ्रॉटलिंग करते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर घटेगा और कूलिंग होगी। तो इस प्रकार से ये जो जेटी एक्सपेरिमेंट है ये हमको बता रहा है कि जैसे जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम जा रहे हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो कांस्टेंट नहीं है। अब बच्चों अगर हम ये जो हमने लाइनें खींची है, इस लाइन को हम देखें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो दोनों टेम्परेचर क्या है, समान है। यानी कि यहाँ पे जब हमने प्रेशर कम किया था तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता गया और T1 पे पहुंचा, उसके बाद जो है टेम्परेचर और बढ़ा और एक मैक्सिमम में पहुंचा, और बाद में जो है टेम्परेचर घटा और ये वापस उसके एडजेसेंट उसके जितना ही हो गया। यानी कि ऐसे हमको मतलब दो पॉइंट्स भी मिलेंगे जहाँ पे कि टेम्परेचर जो है सेम हो जाएगा, और इसके बाद वापस से हमारा जो है टेम्परेचर वो घटता जाएगा। तो बच्चों हमने देखा कि इन्वर्जन पॉइंट होता है, यानी कि जब हीटिंग से कूलिंग में अंतर होता है, जब प्रेशर कम होता जा रहा है तो पहले हमको हीटिंग मिल रही है, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट मिल रहा है और फिर हमको कूलिंग मिल रही है। तो इस प्रभाव को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि ये म्यूजिटी किसके बराबर आता है तो उसको हम देखते हैं। अब किसी तंत्र की अगर हम एंथैल्पी देखते हैं तो किसका फलन होता है, दाब और ताप का। प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है एंथैल्पी। तो आपको पता है कि हम इसको फिर आगे कैसे एक्सपैंड करते हैं। अगर हम चेंज इन एंथैल्पी डीएच देखते हैं तो वो डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। यानी कि इसमें हम कांस्टेंट हमने प्रेशर कर दिया और हम चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन एंथैल्पी देख रहे हैं। यहाँ पर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और चेंज इन प्रेशर के साथ या चेंज इन एंथैल्पी हम परिवर्तन देख रहे हैं। तो डीएच किसके बराबर है, हमने पढ़ा था जब हमने मोलर ऊष्माधारिता पढ़ी थी कि ऊष्माधारिता जो है एट कांस्टेंट प्रेशर जब दाब स्थिर है तो उस टाइम वो चेंज इन एंथैल्पी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होती है। तो इसको हम Cp का मान इसके बराबर रख सकते हैं इंटू dt, और ये डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। अब क्योंकि हमें पता है कि जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो कहता है कि कोई ऊष्मा में कोई विनिमय नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वहाँ पर डीएच का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पर अगर हम डीएच का मान क्या रख दें, 0 रख दें, तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये इक्वल टू 0 आ गई। अब इसमें अगर हम हमारा जो जेटी इफेक्ट है वो क्या कहता है, चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, तो वो उसका मान अगर हम यहाँ से निकालें चेंज इन टेम्परेचर
विद चेंज इन प्रेशर, इसको हम यहाँ ला रहे हैं dt अपॉन dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और अपॉन Cp। ये इस इक्वेशन से ही हमने ये इसका मान जो है μJT का निकाला है। ये dt अपॉन dp हम ले आए हैं और यहाँ पे ये दूसरी तरफ जाके माइनस में हो गया और ये जो है नीचे आ गया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारा जो है कोफिशिएंट का मान आ गया इसके बराबर। अब बच्चों हम देखें कि अगर हमारी गैस आदर्श गैस है तो उसके लिए μJT का मान क्या है। तो हमारा हमको पता है μJT इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1/Cp चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमें पता है कि जो एंथैल्पी है वो किसके बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा प्लस पीवी के बराबर, यानी कि अब हमने यहाँ पर डेल एच की जगह क्या रख दिया, ई प्लस पीवी रख दिया। अब हम इसको जो है खोल रहे हैं इक्वेशन को, तो आपकी माइनस 1/Cp डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने बस इसको अलग कर लिया, ई और पीवी को, आंतरिक ऊर्जा और पीवी की जो मान है इनको हमने अलग से रख के और किया है, और ये डेल पीवी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसको हमने जो है डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को और ज़्यादा खोलकर लिख दिया है, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल वी अपॉन डेल पी। अगर हम इसको देखेंगे तो इसी का मान हम लिख रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट प्लस जो हमारा पीवी का मान है। अब बच्चों हमें पता है कि जूल्स लॉ हमने पढ़ा था, जूल्स लॉ कहता है कि आंतरिक ऊर्जा जो है केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन वॉल्यूम, आयतन के साथ जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो जब ये जीरो आ गया तो आपका ये पूरा मान क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये आपका जीरो मान आ गया, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर क्या है, स्थिर है। ठीक है, अब हमें आगे पता है कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट अगर हम रखते हैं तो जो पीवी में जो परिवर्तन आ रहा है डेल पी के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारा ये जीरो था और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, तो ये पूरी जीरो हो गई और ये भी हमारा जो है जीरो के बराबर है, तो हमारा μJT जो है वो जीरो के बराबर है। अब हम देखें कि क्यों जीरो है? तो μJT जो है जीरो क्यों है, तो बच्चों हमने पहले भी बताया था कि आदर्श गैस में जो है वैन डर वाल फोर्सेस जो है वो नगण्य होते हैं, यानी कि अगर हम मानते हैं कोई भी तंत्र जो है वो आदर्श गैस की तरफ जा रहा है तो वहां पर μJT की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो मतलब कम होती जाएगी टुवर्ड्स, जब वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है तो इसका मतलब μJT का मान जो है कम होता जाएगा और आदर्श गैसेस के लिए μJT का मान 0 होता है। धन्यवाद।